वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। कैसे हो सब। आज का वीडियो न्यूक्लियस पर है। न्यूक्लियस के एमसीक्यू करेंगे। सीरीज कंटिन्यूड है। लास्ट वीडियो जो था वो एटम्स पर था एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। जस्ट एक बार पढ़ोगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम ब्रश अप हो जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑन न्यूक्लियर। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन न्यूक्लियर जो चैप्टर है ये तुम्हारे बड़े कमाल के चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के। न्यूक्लियर भी बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आते ही उनको अच्छे से कर लो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा इसमें वो है द साइज ऑफ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। साइज पूछा दैट इज रेडियस। तो रेडियस जो होता है दैट इज सम कॉन्स्टेंट आर नॉट और ए इज यहाँ पे अब मास नंबर की बात है, सब कुछ मास पे जाता है। दैट इज द पावर 1/3। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी का ए से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मास नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड अदर पार्टिकल ऑफ मास m विल बी गिवन बाय न्यूटन्स लॉ। ओके अब इसमें ऑप्शंस बताने हैं कि जो मास होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। जो मास होगा हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का ही कैपिटल है मास है, वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इट्स बाइंडिंग एनर्जी। वे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता ही इलेक्ट्रॉन की जो उसके अंदर होती है वो -13.6 होती है। m इज नॉट रिलेटेड टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। m is the mass of hydrogen atom and small m is the another particle and this proton plus electron एंड जो V है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का नहीं होता, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का क्या होता है फर्क पड़ता है कि जो मास होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी जिसकी वजह से वो टाइटली जुड़े हुए हैं। इसको मास डिफेक्ट उसमें भी कहते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर कि जो मास होगा हाइड्रोजन एटम का उसका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के मास में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो थोड़ा लेस हो जाएगा। और कितना लेस होगा? जितना बाइंडिंग एनर्जी के साथ वो जुड़े हुए हैं। जैसे mc² करते हैं अपन इस बाइंडिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी मान लो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है, तो m जो हो जाएगा वो b/c² होगा, तो उतना कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL देन द रेडियस ऑफ दिस। जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा था बिल्कुल उसी पे करते हैं। R इज टू R0 a⁻³ 1/3। तो अगर एल्यूमिनियम का है RAL इज टू R0 और इसका एटॉमिक नंबर इज 27 की क्यूब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से R0 निकल कर आया RAL/3। अब मुझे टेलीरियम का निकालना है, तो इसका जो होगा TE वो होगा R0, इसका मास नंबर 125। तो 125 का सीधा क्यूब रूट 5 कर देते हैं। R0 की वैल्यू डाल दो RAL/3 इंटू 5, तो 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, दैट इज D। ओके ओके in the next question number 5, you have the nucleus of an isotope of an element contain the same number of certain particles. What is this particle? ठीक है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें होता है सेम एटॉमिक नंबर Z और डिफरेंट होता है मास नंबर दैट इज A। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द न्यूक्लियर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियर में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और सेम एटॉमिक नंबर का होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होना। बट न्यूक्लियर है तो सिर्फ प्रोटॉन की बात होगी, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज how much energy will approximately be released if all the atoms of 1 kg of deuterium could undergo fusion? तो यहाँ पे बोला how much energy be released if all the atoms of 1 kg of deuterium। ओके ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एनर्जी पूछी है, तो मास जो होगा ऑफ 1 ड्यूट्रियम का होता है कुछ 3.34 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर ड्यूट्रियम न्यूक्लियस इज दिस। तो हमसे 1 kg का पूछा है, तो अगर मैं नंबर
ऑफ ड्यूट्रम पूछूं तो जितने भी नंबर ऑफ ड्यूट्रम पार्टिकल्स होंगे उसको एक के मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल मास आ जाएगा. टोटल मास 1 kg गिवन है. सो जो नंबर है वो निकल जाएगा 1 kg अपॉन में 3.34 इंटू 10⁻⁻27 -27. ठीक है. अब ये नंबर आ गया. एक जो है वो रिलीज कर रहा है 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. तो जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई? 1 अपॉन में 3.34 इंटू 10⁻⁻27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है. तो 2 मेगा इज 10⁻6. इलेक्ट्रोवोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. तो एक बार 2 इंटू 16 1.6 इंटू 3.14 ले लो. 3.34 यहाँ कर लेते हैं. 2 इंटू 1.6 अपॉन में 3.34 इंटू 10⁻, अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी? 6 और -19 -13 और 27 प्लस का और ऊपर जाएगा. कितना हुआ? 7 में से 3 के बचे 4, 2 में से 1 गए 1, तो प्लस का 14 आ जाएगा इंटू 10⁻14. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. इसका एक ज़ीरो कर दो, 2 ज़ीरो आएंगे, इसका एक ज़ीरो आएगा. तो ये कुछ 2 इंटू 160 अपॉन में 334 इंटू 10⁻14 हो गया. ठीक है. सो 2 1s एंड 2 6s 12, 2 7s 14. सो समथिंग 167 को अगर 160 से करूँ तो पॉइंट लगा के 0 9 ही जाएगा. ठीक है. ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट. 9 7 63, 6 ऊपर 54 एंड 6 60, 6 ऊपर एंड मुझे 9 10 11 12 13 14 15 समथिंग ऐसे जाएगा. तो कुछ 0.9 इंटू 10⁻14 हुआ, जिसको हम 9 इंटू 10⁻13 जूल्स लिख सकते हैं. ठीक है. सो बी वुड बी द अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आंसर. कैलकुलेशन है ये वाली. यू कैन पॉज एंड यू कैन चेक द कैलकुलेशन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर reaction is given below. The masses in AMU of reactant and product nuclei are given in brackets. Q वैल्यू जब Q निकालते हैं तब हम MEV में निकालते हैं. तो इस केस के अंदर हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं. तो रिएक्टेंट इज व्हाट? 1.002 प्लस 1.004 माइनस प्रोडक्ट इज 1.001 प्लस 1.003. तो ये हुआ 1.00456 माइनस 1.00314 और 0.002 हो जाएगा ये. ठीक है. और हमें इसको 931 से करना पड़ेगा क्योंकि वो 931 MEV होता है. इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई. 2 1s 2, 2 3s 6, 2 9s 18 एंड डेसिमल्स 3 के आगे लगाना है. तो 1.862 MEV, which is D, is your correct answer. ठीक है. Again, you can pause and you can check the solution. Question number 8 is the curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that जैसे हम कर्व बनाते हैं तो यहाँ पे शार्प पीक आती है. तो जब शार्प पीक होती है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है. दैट इज इट इज़ मोर स्टेबल. तो इसका मतलब हुआ रेडियो एक्टिविटी unstable, easily fissionable, more stable nucleus than its neighbor. It is more stable. Okay. Next, ये वाला कर्व इम्पोर्टेंट है ना. तो इसको थोड़ा सा कर लेना अच्छे से और इसकी करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से लर्न कर लेना कि कर्व एक्सप्लेन क्या कर रहा है. फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर. Yes, because atoms are ionized at high temperature. नहीं, atoms का नहीं है, न्यूक्लियस की बात हो रही है. Molecules break up at high temperature. Nuclei break up at high temperature. Kinetic energy is high enough to overcome repulsion. Yes, जो repulsion हो रहा है
बिटवीन न्यूक्लियर, उसको वो करने के लिए हाई टेम्परेचर है, इस वजह से वो आपस में जुड़ सके एंड फ्यूज हो सके. सो डी. बेसिकली टेम्परेचर का जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है. टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. इफ एम ए कॉमा जेड एम पी एंड एम एन डिनोट द मास ऑफ न्यूक्लियस, proton and neutron respectively in units of U, and 1 mu is equal, 1 AMU is equal to 931.5 mega electrovolt by C square, and binding energy represents its binding energy in MeV. देखो इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट जो अपन ने आगे पढ़ा वो यही है कि मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज A माइनस जेड दिस माइनस बाइंडिंग एनर्जी का मास जो है बाइंडिंग एनर्जी पर C स्क्वायर. सो एग्जैक्ट इज ए. तो जो नेट मास होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिनको बाइंड करा है. तो जब हम एक्चुअल मास मेजर करते हैं वो कम आता है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल मास जो हम प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का निकाल के प्लस करके हम देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा आता है. और जब हम एक्चुअल मास करते हैं वो कम आता है क्योंकि एनर्जी की वजह से वो कम हो जाता है. दिस फैक्टर. ओके, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस Fe के लिए मैक्सिमम होती है. अगेन फ्रॉम द ग्राफ के अंदर जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वो Fe होती है. तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा वो मोर स्टेबल होता है, वो ना फ्यूजन होगा ना फिजन होगा. ओके, O2 molecule consists of 2 oxygen atom. In the molecule, nuclear force between the nuclei of the 2 atoms is not important because nuclear force are short ranged. Yes, is as important as electrostatic force for binding the 2 atoms. Nuclear force का atoms में कोई लेना देना नहीं है. Cancel the repulsive electrostatic force between the nuclei. नहीं, न्यूक्लियर फोर्स कोई कैंसिल नहीं कर रहा. इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑक्सीजन न्यूक्लियस हैव इक्वल नंबर ऑफ, इसका भी कोई लेना देना नहीं है. इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियस तक रख रहे हैं. O2 मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ रहा है उसमें इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स का वो है, तो ये कोई इज एज इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रो बाइंडिंग, वो न्यूक्लियर में है. कैंसिल करता है रिपल्सिव, ये कुछ भी नहीं है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्स. Okay, so it is attractive in nature. Yes, it is attractive and repulsive. एक रेंज तक वो अट्रैक्ट करते हैं और जब बहुत ज़्यादा पास आता है तो वो रिपेल करते हैं. चार्ज डिपेंडेंट, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होते. इज नॉट ट्रू. हाँ, तो ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होती, सही है. बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन दो न्यूक्लियस हो जाए, दो दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटोन, न्यूट्रॉन सब में सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लगता है. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटोन पे चार्ज है, बट न्यूक्लियर फोर्स इज सेम. तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट. शॉर्ट रेंज है, येस. डिक्रीजेज वेरी क्विकली विद डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स. डिस्टेंस बढ़ता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो बी इज द करेक्ट वन. Okay, question number 14 says figure shows a plot of binding energy per nucleon against the nuclear mass corresponding to different nuclei. ठीक है, तो जो ऊपर होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और नीचे वालों की कम होगी. तो यहाँ पर हम करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. ठीक है, क्यू वैल्यू के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, वरना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है. इसको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करो. तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो C माइनस A प्लस बी होगा. C ऊपर है, A माइनस बी नीचे है, तो E जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये सही है. इसमें करेंगे तो A प्लस बी माइनस C होगा, तो A प्लस बी नीचे है, वैल्यू कम होगी C से, तो ये कम हो जाएगा. इधर होगा F माइनस D प्लस E. F नीचे है, D प्लस E ऊपर है, तो नेगेटिव हो जाएगा. और इधर होगा D प्लस E माइनस F. तो D प्लस E ऊपर है, ज़्यादा में से कम माइनस हुआ तो पॉजिटिव आएगी. तो इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आएगी फर्स्ट एंड फोर्थ में. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, द एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑब्टेन ड्यू टू. जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें फिजन हो रहा होता है. ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. सन पे हो रहा है, फ्यूज हो रहा है. अर्थ के ऊपर अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ बिकॉज उसमें ट्रिमेंडियस एनर्जी निकलती है और एनर्जी देनी भी पड़ती है. फ्यूजन नहीं हो रहा अभी. इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं. स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव डिके से नहीं होती. ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है. जो यूरेनियम करता है वो टूटता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यही हो रहा है.
Okay, heavy stable nuclei have more neutrons than protons. This is because of the fact that neutrons are heavier than protons. नहीं, almost same है. Electrostatic force between protons are repulsive. Yes. Neutron decay into protons through beta decay. Nuclear forces बिटवीन न्यूट्रॉन्स आर वीकर देन. देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस दोनों में सेम रहेगा, तो ये भी गलत है. होता क्या है कि अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है तो प्रोटोन के अंदर एक कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है. ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो वो स्टेबिलिटी डिक्रीज ना हो इसलिए प्रोटॉन का नंबर कम होता है न्यूट्रॉन से. सो बी इज द करेक्ट वन. तो इसका एक्चुअल रीजन स्टेबिलिटी है. ओके, नेक्स्ट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स विच कम आउट इन द fission process. The moderator used have light nuclei. Heavy nuclei will not serve the process. देखो, इनके बीच में जो वो मॉडरेटर उसको करता है ना, वो एक इलास्टिक कोलिजन होता है. तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर एक लाइट न्यूक्लिया आकर के उसे टकरा रहा है, लाइट वाला कर रहा है, तो जो दूसरा न्यूट्रॉन है वो उसकी वेलोसिटी ले लेता है और वो रुक जाता है. ठीक है. अब अगर एक हैवी करेगा, जैसे एक हैवी पार्टिकल है और न्यूट्रॉन आ रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी को नहीं ले पाएगा और न्यूट्रॉन नहीं रुकेगा. ठीक है. तो ये है दे विल ब्रेक अप. नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद हैवी न्यूक्लियर विल नॉट स्लो देम. तो ये प्रॉब्लम होती है, हैवी न्यूक्लियर से जो न्यूट्रॉन्स है वो रुकेंगे नहीं. द नेट वेट ऑफ रिएक्टर्स वुड बी अनवेरिएबली है. ऐसा भी नहीं है. सब्सटेंस विद हैवी न्यूक्लियर डू नॉट अगर, ऐसा भी नहीं है. सो बी इज द मोस्ट logical explanation. So in question number 18 you have pick out the following fusion reaction from the following. इसके अंदर से जो ये रिएक्शंस है वो तुम एनसीईआरटी में जो गिवन है उसको याद कर लो. इसमें एक तो बी वाली है और एक ये यूरेनियम वाली है. ठीक है. ये एक न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल है, तो इसको तुम एनसीईआरटी से लर्न कर सकते हो सीधा. Okay, question number 19 है the minimum kinetic energy needed to separate a proton from a nucleus containing Z proton and N neutron is. तो देखो, जो मास डिफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका कंबाइंड मास लेस होता है इससे. और ये जो लेस है उसको जब हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है. तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये वो वाला मास है जिसमें से एक प्रोटॉन निकाला, ये टोटल मास है इनटू सी स्क्वायर. जैसे सपोज MZA है, इसमें से एक प्रोटॉन अगर रिलीज करते हो तो क्या हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द टोटल कंबाइंड मास ऑफ व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. MP कहीं गिवन नहीं है इसमें, और माइनस कर दो जो मास है उसका. तो देखो, मास ऑफ प्रोटॉन ले लो. ये ना ढंग से लिखा नहीं है, इट शुड बी लाइक दिस, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ AZ इंटू सी स्क्वायर. ये एक्चुअल वो होना चाहिए. तो अगर हम थोड़ा बहुत भी वो देखें तो आई थिंक A वुड बी द करेक्ट, क्योंकि पहला मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास. ठीक है. Okay, next, the binding energy per nucleon is this and this. Then in the reaction, ये बहुत आसान है. इसमें प्रोटॉन की एनर्जी निकालनी है. पर न्यूक्लियन की एनर्जी गिवन है. टोटल न्यूक्लियन इसके साथ इसके 4 है, तो टोटल एनर्जी अगर हम निकाल लें लिथियम की हो जाएगी 7.06 इंटू 7 और हीलियम की हो जाएगी 4 इंटू 5.60. तो ये हुआ 7 6 42.77 49 और ये हो जाएगा 0 5 6
24 2 पर 4 अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 हीलियम है, तो हीलियम की जो एनर्जी 22.40, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 4 8, सॉरी 0 2 4 8.44, यहाँ प्रोटॉन की कुछ एनर्जी और ये एनर्जी आ रही है 49.42. ओके, नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बिकॉज यह एनर्जी ज़्यादा है. अभी प्रोटॉन के अब तक एनर्जी ली नहीं है, ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ये एनर्जी कम आ रही है. So it is not possible. So there is some problem. Else what you can do, ये जो एनर्जी है मतलब यहाँ एनर्जी ज़्यादा आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो बची हुई वो प्रोटॉन की हो जाएगी. क्योंकि पर न्यूक्लियन बोला था एनर्जी, तो हमने उसको न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन का ये है, बट यहाँ पे देर इज सम प्रॉब्लम विद द डेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 न्यूक्लियाई A is less than 10 fused together to form a heavy nuclei. तो जब हैवी न्यूक्लियाई बनती है तो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इंक्रीज होगा. सो A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Next, the energy required to release an electron from a nucleus En and that required to release an electron from an atom. This is Coulombic energy. This is न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक से. सो बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट, फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी स्लो डाउन बाय यूजिंग लेड शील्डिंग से, पासिंग देम थ्रू हैवी वाटर से, इलास्टिक कोलिजन विथ हैवी न्यूक्लियर नहीं, अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नहीं होता. हैवी वाटर से पास करवा दो, जो D2O होता है ड्यूट्रम वाला, उससे वो रुक जाएंगे. दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से मॉडरेटर वगैरह अच्छे से रीड कर लो, इट्स इनफ. ओके, द मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस. ये M1 का है एंड ये M2 का है. ओके, तो मैंने तुम्हें जो भी बताया वो यही होगा. जो इनका मास है, जैसे M1 है, ये लेस होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब इसमें प्रोटॉन कितने, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के मास से. और जो M2 का है वो भी लेस होगा 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन से. अब इसमें अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो C वुड गो विद दैट. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू आउट. थोड़ा इसमें मिस्टेक थी इस बार, बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे एंड दैट विल हेल्प यू इन रिवीजन. क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी आ गई, मास डिफेक्ट भी आ गया, डेंसिटी, रेडियस, कुछ हमने इसके अंदर फ्यूजन मॉडरेटर सब ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. अगर तुम्हें लगता है कहीं डाउट है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू योर बेसिक्स, तुम्हारे नोट्स, और उसको जाके तुम दोबारा से पढ़ सकते हो कि ओके यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, और this is the thing. Okay, so thank you for watching this video and do like and subscribe. आगे भी share करो अपने fellow mates के साथ and give your feedbacks in the comment. और कोई भी query हो, कुछ भी हो, you can comment below. I will come up with the next video on Saturday. Semiconductor पे MCQ करेंगे and thank you again.